जी हाँ, तो आज है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 और ये आज का या फिर इस सीरीज का आखिरी प्रैक्टिस सेट है। और आज हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है इसका नंबर है 30 और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आज नियर अबाउट 28। तो आज आपकी ये लास्ट वीडियो है प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड। और ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस सेट नहीं आएंगे, और अभी इससे पहले मैथ के प्रैक्टिस सेट आएंगे और बहुत अच्छे, और रीजनिंग के। और एक बार फिर से हम वापस आएंगे हिंदी की प्रैक्टिस सेट के साथ पूरे 30 दिन बाद। तो फिलहाल जब तक ये प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट करें जिससे कि बन जाएगी आपकी पूरी पकड़, क्योंकि ये जरूरी है किसी भी उस एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी आती है, चाहे फिर वो IBPS हो, IBPS RRB या फिर यूपी लेवल या यूके लेवल का कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 30। और कल से मिलेगा आपको इसी टाइम रीजनिंग का या फिर मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो शुरू कर लेते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, सौरसैनी अपभ्रंश या फिर मागधी। तो देखिए, जो हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है सौरसैनी अपभ्रंश। पर मैं इसमें बता दूं, कुछ बच्चे संस्कृत की तरफ जा सकते हैं, पर इस चीज को जरा समझना। हिंदी की आदि जननी कौन है? हमसे पूछा जाए कि भाई ये बता दो हिंदी की आदि जननी कौन है, तो आदि जननी का जब नाम आएगा तब आप संस्कृत लगाएंगे। हिंदी की आदि जननी शुरुआती सबसे कौन है, तो आप क्या लगाएंगे? संस्कृत। पर ये कह रहे हैं मूल उत्पत्ति कहां से हुई है, तो मूल उत्पत्ति हमारी सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। तो यहाँ पर कभी कंफ्यूज मत होना है एग्जाम के टाइम पर, या फिर कहीं और भी पढ़ ले तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इसमें शब्दों को थोड़ा सा बदल के बच्चों को परेशान कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लिखा है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं। तो देश की पहली राजभाषा या देश भाषा जो है वो है पाली। जी हाँ, पाली भारत की पहली देश भाषा मानी जाती है, क्योंकि पाली आपको याद होगा महात्मा बुद्ध जी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में ही दिए थे। आपको अगर याद हो, अगर हिस्ट्री आप थोड़ा सा पढ़ते होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या पाली। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो यह है पाली। जो संस्कृत भाषा से डेवलप हुई है वो कौन सी है? पाली भाषा है, और यही हमारी सबसे पहली देश भाषा भी पाली है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो मैंने ये बहुत अच्छे से बताया था कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें किससे होगा? व्याकरण से, क्योंकि व्याकरण ही हमारा वो माध्यम है जो हमें बताता है कि भाषा को शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाना है। और ये कैसे लिखा जाना है इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं इसका वीडियो। और आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी 30 वीडियो हैं, इससे पहले 29 है और ये 30 भी है। 30 प्रैक्टिस सेट मतलब कि नियर अबाउट 750 क्वेश्चन, बल्कि ज़्यादा ही बैठेंगे क्योंकि किसी प्रैक्टिस सेट में 40 भी थे और आज में 28 हैं। तो आप पाएंगे कि आपने करीबन 800 के आसपास क्वेश्चन कर लिए, जो कि बहुत व्यापक होते हैं। एक अच्छा ओवर माइंड आपका, एक ओवरकम इस पर तैयार हो जाएगा अगर आप ये सभी प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो सिर्फ अपने लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं कि ऐसा प्रैक्टिस सेट तैयार कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। देखिए, जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग में होते हैं वो होते हैं स्वर। क्या होते हैं? स्वर। व्यंजन मत लगा देना, क्योंकि व्यंजन स्वर की मदद से बोले जाते हैं, तो व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, स्वर स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, हिंदी भाषा में ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो वे हैं आपके व्यंजन। व्यंजन मैंने बिल्कुल अभी बताया, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं, तो व्यंजन द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिखा है, क ख ग फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो पहचान क्या है? जिसके नीचे डॉट लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है, वो आपने उर्दू से कैरी किया है। जैसे ख के नीचे डॉट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं लगा देता हूँ, ये देखेंगे, है ना? तो ये किससे लिया गया है? उर्दू से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, जिन शब्दों में अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था
अनुस्वार, अयोगवाह, अंतः स्वत या अकारांत, तो इसे कहते हैं अकारांत। क्या कहेंगे? अकारांत। और जिसमें मान लो ए के स्थान पर बड़ा आ आएगा तो उसे क्या कहेंगे? आकारांत। जिसमें ए के स्थान पर ई आएगा तो उसे कहेंगे ईकारांत। और जिसमें बड़ा ई आएगा तो उसे कहेंगे ईकारांत। मतलब कि जो शब्द जिस पर खत्म हो रहा है, जैसे मैं कहूँ राम, तो राम कैसा शब्द है? राम अकारांत शब्द है। मैं कहूँ रामा, तो रामा कैसा है? आकारांत है ना। मैं कहूँ लता, तो लता कैसा है? आकारांत है। बात समझ में आ रही है ना। मैंने कहा सखी, तो सखी कैसा है? ईकारांत है। बात समझ में आ गई ना। जिस पे अंत हो रहा है किसी शब्द का उससे रिलेटेड होता है। अभी कुछ भी पूछ ले आपको यहाँ से पूरी नॉलेज हो गई होगी अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा फिलहाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है 9 से 13 तक जो क्वेश्चन है उनमें आपको वर्तनी दी गई है और आपको इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेदित, अनुच्छेद और अनुच्छेद, ये 4 ऑप्शन है। सही कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया, अनुच्छेद सही आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है 10 के अंदर पूंजीवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद और पूंजीवाद। देखो दो तो आखिरी के एक जैसे हो गए बिल्कुल, और ये गलत भी हैं। सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवाद। अब इसमें क्या होता है, बच्चा कई बार सिर्फ इसे देख लेता है चंद्र बिंदु को और अपना आंसर लगा देता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में वो फंस सकता है। तो ऊ की मात्रा का भी ध्यान रखना है। ये पूंजीवाद है, ये पूंजीवाद है, पूंजी पूंजी, तो ये गलत है और ये सही है। बड़े ऊ की मात्रा का इसमें प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए, जब पढ़ें तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। जैसे कहा जाता है कि कम खाएं पर अच्छा खाएं, उससे बीमार नहीं पड़ेंगे। उसी प्रकार से कम पढ़ें पर प्रोडक्टिव पढ़ें, इतना पढ़ें कि जो रिजल्ट देने में योग्य हो। ऐसे नहीं कि सरसरी तौर पर आपने पढ़ लिए 100 क्वेश्चन, एक दिन में क्या फायदा। एक दिन में मैं करूँ 25 क्वेश्चन पढ़ें, पर ऐसे पढ़ें कि भविष्य में 25 क्वेश्चन दोबारा मिले तो गलत ना हो जाए, है ना। तो उसी प्रकार से पूंजीवाद को अच्छे से देखेंगे, बार बार इस चीज़ों को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 4 ऑप्शन है, फिर से कोई एक सही है। टेक योर टाइम, वीडियो पॉज करके देखें और बताएं कि कौन सा अंतर्निहित सही लिखा हुआ है। कौन सा अंतर्निहित सही लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। मैंने पढ़कर इसलिए नहीं सुना रहा हूँ ताकि पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है। तो एक बार बताएं ए बी सी डी में से कौन सा सही ऑप्शन है। आइए देख लेते हैं। जिसमें ऑप्शन नंबर है वो सी सही है, अंतर्निहित। अब देखो कैसे पता चलेगा। अब हम बोलते हैं अंतर्निहित। अब देखो ताव के ऊपर रा लगा रहा है, तो जिसके ऊपर रा लगा हुआ था उससे पहले पढ़ा जाता है, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? अरंत। गलत हो गया। यहां देखो है के ऊपर रह है तो क्या पढ़ा जाएगा? अतनीर हित, अतनीर हित। गलत है। यहां पर राई नहीं है सही से, पूरा कैपिटल, ये तो गलत है। तो क्या बचा? अंतर्निहित। अंतर, देखिए ना के ऊपर रहा है तो कहां पड़ जाएगा? ना से पहले, अंतर्निहित। तो इस तरह से आप लोग बड़े आसानी से इस चीज को भी पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलते हैं 12 की तरफ। और लिखा है 12 में आसान आ गया। और मैंने ये भी बताया था ये आसान होने के साथ साथ अधिकतर परीक्षाओं में ये रिपीट होता रहता है। तो परीक्षा 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 तो आप कर ही लेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है, परीक्षा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। लिखा है षड्यंत्र में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या डी? कौन सा षड्यंत्र सही लिखा हुआ है वर्तनी के तौर पर? देखेंगे और बताएंगे। वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर देंगे, ए, बी, सी या डी। 13 का आंसर पर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लिखा जाता है षड्यंत्र इस तरह से। इस चीज को देख लेंगे कि कैसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे जो डा का प्रयोग है वो गलत है, पहली बात। यहाँ पर नीचे अंक की बिंदी लगी हुई है, ये गलत है। और यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो यंत्री गलत लिखा हुआ है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो षड्यंत्र लिखा जाता है, यहाँ पर जो डा बनता है इसके नीचे हलंत लगता है। ये छोटी सी चीज़ें आप कैच करना सीखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लिखा है बच्चों प्यारे 14 से 17 तक के क्वेश्चन जो है निम्नलिखित प्रत्येक क्वेश्चन में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का प्रकार का चयन नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। तो आपको इस बार संधि बतानी है कि कौन सी है। लिखा है कवीश्वर, क्या लिखा है?
कवीश्वर शायद हो सकता है आपको ठीक से नहीं दिखा हो, कवीश्वर। आपको बताना है कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि। बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, बड़ी की मात्रा है दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। 14 का आंसर ए हो जाएगा। अब संधि आपको बहुत अच्छे से आनी भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं और लिखा है 15 में, संसार में कौन सी संधि है? संसार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसार में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? वीडियो पॉज करके इसका आंसर भी कंफर्म दें, पता तो चले कि क्या आता है आपको। मैं जानता हूं कई बार ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे कि पहले मेरा आंसर देख के फिर दे दें, पर आपको तो पता होगा ना कि आपको आता है या नहीं आता, है ना। तो बताएं क्या है संसार में कौन सी संधि का प्रयोग है? भैया इसके अंदर है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है इसके अंदर? व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे? तन्मय में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तन्मय में संधि का प्रयोग व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। फिर से आंसर दें, बिल्कुल फटाफट आंसर दें, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भी प्रयोग हुआ है व्यंजन संधि का। किसका हुआ है? व्यंजन संधि का। कमेंट में जरूर बताएं कि कैसे हुआ इस व्यंजन संधि, क्यों है व्यंजन संधि। आंसर दे के बताएं कि क्यों है ये व्यंजन संधि, ताकि पता चले कि आपको आता ही है, तुक्के से काम चला रहे हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, पर क्यों है ये बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर बता पाए तो। देखते हैं 17, इत्यादि में कौन सी संधि? ये वाकई में आसान है, तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है खास। यड़ संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि, और आंसर है यड़ संधि। कैसे पता चला? ये से पहले आधा तय आ गया, यह या वैसे पहले कोई भी आधा बढ़ा जाए तो समझ जाओ यड़ संधि है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमसे? यह कह रहा है 18 से जो 24 तक क्वेश्चन है, संधि विच्छेद का चयन करना है, संधि विच्छेद बताना है। अभी संधि के प्रकार बताना था, गर्मी काफी हो रही है। चलिए, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में क्या आएगा? पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनर्प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म या पुनः प्लस आजन्म। जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जन्म। क्योंकि रे का निर्माण कहाँ होता है? विसर्ग में होता है, खैर, और विसर्ग इन दो में है, और आजन्म तो कोई शब्द नहीं होता, जन्म तो शब्द भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आराम से कर सकते थे इसे आप। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, पितृ ऋण। बताइए कौन सी संधि है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी या ऑप्शन सी? बिल्कुल बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर अगर दे सकते हैं तो। फिलहाल पितृ ऋण का मतलब है पितृ प्लस ऋण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब आप देखेंगे कोई बदलाव नहीं हुआ है, सीधे सीधे हुआ है। तो कुछ मैंने बताया था संधि पढ़ते समय अपवाद में भी होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन देखने के लिए आमतौर पर नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 19 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, देखते हैं क्या आंसर होगा। इत्यादि। तो अभी पता चला था कि इत्यादि कौन सी संधि है? यण संधि। और यण संधि का एक नियम है कि ये से पहले और वै से पहले आधा वर्ण होता है, पर याद रखेंगे ये बनता कब है? ई प्लस ए, और यहाँ पर आ का डंडा भी तो बड़ा आ है। तो बताओ ई और आ कौन सी में है? सिर्फ इसमें। ई और या सिर्फ एक में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितने आराम से आप लोग हिट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है 21 में, युधिष्ठिर में बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? युधिष्ठिर लिखा है, युधिष्ठिर, जल्दी बताएंगे। युधिष्ठिर हो गया ऑप्शन नंबर ए, युधिष्ठिर। देखिए सीखे, संधि भी ऐसा नहीं है एक दिन में आ जाएगी, आपको समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, जागत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, जग प्लस ईश, जगत प्लस ईश और जग प्लस डीश, और शब्द है आपका जगदीश। बताइए कौन सा जगदीश के लिए इसमें से फिट बैठ रहा है? कौन सा एक है जो सही है? अब बताएंगे कैसे और क्यों। जगत प्लस ईश, जग प्लस ईश, या फिर कौन सा है इसका सही आंसर होगा? जगत प्लस ईश। कौन सा होगा? जगत प्लस ईश, ऑप्शन नंबर ए। अब आप देखें क्या आपका सही था आंसर या नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, कन कटा। तो कन कटा दोनों रूप सही हैं, कान कटा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएं। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, जबकि ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। अपवाद में आएंगे
ऑप्शन नंबर बी सही है, कान प्लस कटा। इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करेंगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। कन कटा कर सकते हैं बच्चे इसमें अधिकतर, आपने भी शायद यही सोचा हो, पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। लिखा है रामायण में बताइए इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ये है राम प्लस अयन, रामायण, राम प्लस अयन, रामायण। क्लियर है या नहीं? बहुत ही अच्छे से समझेंगे, एक एक में दो दो संधि काम करती हैं, ठीक है ना। तो यह है रामायण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं और लिखा है, बस आखिरी पोर्शन है, 25 से 28 को बताना है कि कौन से समास का प्रयोग हुआ है। लिखा है दशानन, बहुत ही अच्छे से याद होगा। दशानन तो इजी है, बहुब्रीहि समास है, बहुत ही अच्छे से हमें याद होना चाहिए। दशानन कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। दशानन मतलब रावण, 10 सिर वाला मतलब रावण से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है रोग पीड़ित में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। रोग पीड़ित मतलब रोग से पीड़ित, तत्पुरुष समास, रोग से पीड़ित तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छे से लिखा है प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से, प्रतिमान में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। यह है अव्ययभाव समास, आपको पहले भी बताया गया है। क्या है? अव्ययभाव। क्यों? क्योंकि प्रति लगा हुआ है, मैंने बताया प्रति है, हाथ है, यथा है, ये सब लगे हुए मिलेंगे, तो कौन सा समास होगा? सर जी ये होगा अव्ययभाव समास। तो लगा दो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 पर लिखा है वीर पुरुष में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, तो इतना तो बनेगा ही आप लोगों के लिए। लेट अस सी कि 28 का आंसर कितने लोग सही देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। तो ये था आज का हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट इस सीरीज का, जो हमने शुरू की थी 30 प्रैक्टिस सेट की, और ये लगातार आपको मिलते रहे और आपका सहयोग भी मिलता रहा, बच्चों ने इसे देखा वो बहुत सराहा अभी, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको चैनल पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।